Hello everyone, I really hope you are doing great. We will continuing our IPC और BNS केस लॉ सीरीज और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो है एक्ट ऑफ माइनर्स रिलेटेड। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये सारे केसेस हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे, पहले के लेक्चर्स अगर आप लोग नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। एक्ट ऑफ माइनर सेक्शन 20 एंड 21 ऑफ बीएनएस में दे रखा है और ये सेक्शन 82 एंड 83 आईपीसी में पहले था। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है आपका क्वीन वर्सेस लिखनी अग्रदारनी। ठीक है, 1874 का ये केस है। इट वाज हेल्ड दैट मेयरली द प्रूफ ऑफ एज, कि सिर्फ एज का आपने प्रूफ दे दिया उस बच्चे का, वुड बी अ कंक्लूसिव प्रूफ। ये एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा उसकी इनोसेंस का, कि वो इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं किया है। एंड वुड इप्सो फैक्टो मीन्स बाय द वेरी फैक्ट बी एन आंसर टू द चार्ज अगेंस्ट हिम। और यही एक चीज, सिर्फ आपने ऐसा दिखा दिया कि ये इसका एज है, 7 साल से कम का बच्चा है, तो ये उसकी इनोसेंस प्रूव कर देगा और इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ये ही पर्टिकुलर जो भी प्रूफ पेश किया जाएगा वो आंसर भी होगा जो भी उसके अगेंस्ट चार्ज लगाया गया है उसका। ठीक है, ये याद रखना। तो ये था हमारा सबसे पहला केस। दूसरा केस है हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। इसमें क्या हुआ, इन दिस केस हीरालाल मलिक, अ 12-year old बॉय along with his two elder brothers, उसके दो बड़े भाई के साथ, was charged with homicide of Arjun Malik। ठीक है, अर्जुन मलिक, एंड दे वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34। 302 और 34 का जो है इनके ऊपर वो लगा चार्ज आईपीसी। हीरालाल हैड कॉज्ड फेटल इंजरीज टू अर्जुन नेक। हीरालाल जो है उसने बहुत ही ऐसे फेटल इंजरीज उसके नेक पे कॉज किए थे एक शार्प वेपन से, एंड दिस वाज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, बदला लेना चाहता था, एंड देन फ्लेड द सीन विद हिज ब्रदर, और फिर भाग गया वहां से। अपॉन अपील द हाई कोर्ट कन्वर्टेड देयर कन्विक्शन टू वन अंडर सेक्शन 326 रेड विद सेक्शन 334 आईपीसी। कंसिडरिंग हीरालाल्स एज एट द टाइम ऑफ द क्राइम वाज 12 years, क्योंकि उस समय जो है उसकी उम्र 12 साल थी, द हाई कोर्ट टुक अ कंपैशनेट व्यू एंड रिड्यूस्ड हिज सेंटेंस टू 4 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब क्योंकि उसकी उम्र कम थी, इस वजह से हाई कोर्ट ने क्या किया, उसकी सेंटेंस को रिड्यूस किया, 4 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी। हाउएवर हीरालाल अपील्ड दिस डिसीजन टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू स्पेशल लीव। स्पेशल लीव पिटिशन उसने कहाँ लगाई, सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड हीरालाल्स अपील एंड अपहेल्ड हिज कन्विक्शन। उसके कन्विक्शन को अपहेल्ड किया गया। द कोर्ट रीजनड, अब सोचो कि कोर्ट ने क्या रीजन दिया होगा। द कोर्ट रीजनड दैट द एविडेंस पॉइंटेड टू अ क्लियर इंटेंशन बाय हीरालाल टू एंडेंजर द लाइफ ऑफ द डिसीज्ड। कोर्ट ने कहा ये सारे जो एविडेंस मिले हैं कि उसने शार्प वेपन यूज किया, उसको उसका मतलब गले पे इंजरीज कॉज करने के लिए, ये क्लियर इंटेंशन दिखा रहे हैं कि वो उसकी लाइफ को वाकई में एंडेंजर करना चाहता था। एंड देयर वाज नो एविडेंस, और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि हीरालाल इतना मैच्योर नहीं था उस वक्त कि वो अपने एक्शंस को ना समझ पाए। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो अगर जब एविडेंस नहीं मिला है तो हम यहाँ पर मानेंगे दैट ही वाज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 7 से अगर 12 साल तक का कोई बच्चा है तो जनरल रूल तो क्या है कि ये इनोसेंट होगा, लेकिन कब इनोसेंट होगा, जब इसके पास इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मान लीजिए अगर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो वैसे ही उसको जो है पनिश किया जाएगा जैसे कि जनरली लोगों को किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मैग्नॉटन्स केस। ठीक है, आर वर्सेस मैग्नॉटन भी कहते हैं इसे, आप सिर्फ मैग्नॉटन केस भी कह सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अनसाउंड माइंड का केस है। अब इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सारी कहानी पे हमें इतना ध्यान नहीं देना। इसमें हेल्ड क्या हुआ था हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और जब भी कहीं पे आपको ये केस लिखना है मेंस में, या अगर आपको अपने एलएलबी के एग्जाम के लिए भी लिखना है, तो आप अगर इतना लिखोगे तो चलेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फैक्ट्स वैसे भी नहीं लिखे जाते। ठीक है, फैक्ट्स नहीं लिखे जाते, हमेशा जो भी चीज हेल्ड हुई है वो लिखी जाती है। ठीक, अब क्या है केस, क्या हेल्ड हुआ था। द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर गिवन बाय जजेस। क्या उन्होंने हेल्ड किया, काफी लंबा चौड़ा जो है हेल्ड किया गया था, 4-5 पॉइंट्स है।
हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। एवरी पर्सन इज बिलीव्ड टू बी ऑफ साउंड माइंड, हर एक इंसान को हम यही कहेंगे कि वो साउंड माइंड का है, ठीक ठाक से उसके सोचने समझने की क्षमता है, एंड टू हैव अ रीजनेबल एक्सटेंट ऑफ जस्टिफिकेशन टू हेल्ड लाइबल फॉर द क्राइम कमिटेड, और जो है जो भी कुछ उसने क्राइम किया है उसके लिए उसको लाइबल किया जाएगा अंटिल इट इज प्रूव्ड। हाँ, लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया जाए ज्यूरी, क्योंकि उस समय ज्यूरी थी, तो अगर ये प्रूव कर दिया जाता है ज्यूरी के सेटिस्फैक्शन तक या फिर कोर्ट के सेटिस्फैक्शन को कि वो इंसान जब वो क्राइम कमिट कर रहा था तब वो अनसाउंड माइंड का था, जब एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर ये बात प्रूव हो जाती है 100% बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात प्रूव नहीं हो पाई तो हर एक इंसान को साउंड माइंड का ही माना जाएगा, ये इसमें सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने कहा। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि जब आप इंसेनिटी का डिफेंस ले रहे हो कि आप अनसाउंड माइंड के, लीगल इंसेनिटी का डिफेंस जब आप ले रहे हैं, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द पर्सन सफरिंग was suffering from such a mental disease at the commission of the act। तो जब अगर आप इस तरीके का डिफेंस ले रहे हैं, अनसाउंड माइंड का डिफेंस अगर आप ले रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर बात प्रूव करना बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ मेंटल डिजीज थी जब वो एक्ट कमिट हो रहा था, विच मेड हिम अनेबल टू अंडरस्टैंड, और उस मेंटल डिजीज की वजह से वो समझ नहीं पाया कि इस पर्टिकुलर एक्ट का नेचर क्या है या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या फिर गलत और सही में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट, इफ द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द एक्ट ही वाज डूइंग वाज नॉट ऑट टू बी डन, अगर अक्यूज्ड इस बात से भली भांति परिचित था कि जो भी कुछ वो ये एक्ट कर रहा है ये नहीं करना चाहिए, एंड दैट एक्ट वाज एट द सेम टाइम ऑपोजिट टू द लॉ, और ऑपोजिट कह सकते हो या कॉन्ट्री कह सकते हो, जो भी कहना चाहो, और ये भी जानता है कि ये जो एक्ट वो कर रहा है इस पर्टिकुलर बात की उसको नॉलेज है, अवेयर है इस पर्टिकुलर तथ्य से कि जो भी ये काम कर रहा है ये लॉ के कॉन्ट्री है, लॉ इसको प्रोहिबिट करता है करने के लिए, तो यहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, a medical witness who has not seen the accused before the trial should not be asked for his viewpoint on evidence about what he thinks that the accused is insane or not। एक मेडिकल विटनेस जिसने अक्यूज्ड को ट्रायल से पहले नहीं देखा है, एक मेडिकल विटनेस आप कह सकते हो डॉक्टर वगैरह, जिसने अक्यूज्ड को ट्रायल से पहले नहीं देखा है, तो उसका व्यू पॉइंट, वो क्या सोचता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस एविडेंस पे, वो इंसेन था, वो इंसेन है या नहीं है, इस बात का व्यू पॉइंट, इस बात का पॉइंट ऑफ व्यू उस मेडिकल विटनेस से नहीं लिया जाएगा। ये बस इतनी सी बात यहाँ पर इन्होंने कही है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, वेयर द क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ मैन अंडर सम इंसेन डिल्यूजन एज टू द सराउंडिंग फैक्ट्स, जब कोई क्रिमिनल एक्ट किसी इंसान के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा किया जाता है और वो इंसेन डिल्यूजन में, यानी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सराउंडिंग फैक्ट्स के बारे में, विच कंसील्स हिम, और इस डिल्यूजन के चक्कर में वो चीजें, उससे जो नेचर है, ट्रू नेचर जो है एक्ट का, वो छुप रहा है, कंसील हो रहा है, तो he will be under the same degree of responsibility as he would have been on the facts as he imagined them to be। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि वो इंसेन डिल्यूजन में था, तो सेम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिस तरीके से उसने फैक्ट्स को इमेजिन किया उस तरीके से उसने वो काम किया। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे जो आपको याद करने पड़ेंगे मैकनॉटन का केस जब भी आपको लिखना होगा। ठीक है, हमने आज 3 केसेस करे और ये तीनों ही केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कोई केस नहीं है जो आप छोड़ करके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटॉक्सिकेशन के कुछ केसेस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। आई होप आप लोगों को ये तीनों केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।